हाँ तो बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चल रहा था हमारा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है पहले से ऑलरेडी चैप्टर को, एक यूटिलिटी अप्रोच और एक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच में हमने 5 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें से 4 कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटेल्ड एनालिसिस होता है ये। वो डिटेल्ड एनालिसिस आपका दो भागों में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका होगा इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी। अगर कंज्यूमर एक कॉमोडिटी कंज्यूम करता है तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। अगर कंज्यूमर दो कॉमोडिटी कंज्यूम करता है और दो कॉमोडिटी में भी फर्दर दो सिचुएशन होंगी, मतलब या तो दोनों कॉमोडिटी का प्राइस इक्वल होगा या दोनों कॉमोडिटी का प्राइस अनइक्वल होगा। तो अगर इक्वल प्राइस होगा तो फिर कैसे हम इसको डील करेंगे, और अगर अनइक्वल प्राइस होगा तो उसको कैसे डील करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 केस हो गए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी व्हेन प्राइस ऑफ बोथ सेम, एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी व्हेन प्राइस ऑफ बोथ कॉमोडिटीज आर अनइक्वल। तो 3 अलग-अलग केसेस हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें से 2 हम आज पढ़ लेंगे आज की क्लास में। एक हमारा रह जाएगा फिर, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं सिंगल कॉमोडिटी के केस से। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो वही रहेगा जो पीछे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अपनी इनकम को स्पेंड जब करेगा कंज्यूमर, तो स्पेंड करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। उसकी जो सेटिस्फेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होगी जब वो अपनी इनकम को स्पेंड करेगा और उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसमें हमने पढ़ा भी था, रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी इन सच अ वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये डेफिनेशन हमने बार बार पढ़ी थी, 2-3 बार हम पीछे पढ़ चुके हैं। यही मीनिंग यहाँ पे सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो मेन हमें डिस्कस करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, मीनिंग तो वही सेम आ जाएगा आपका। हमें पढ़नी है इसमें कंडीशन। वो कौन सी कंडीशन है जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो अगर हम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो सिंगल लाइन में अगर हम बात करें कि मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान से सुनना मेरी बात, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी की मनी वैल्यू ये क्या होती है अभी समझाऊंगा मैं नोटबुक में लिख के पूरा। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल हो जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल हो जाए किसके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दोबारा सुनो। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल हो जाए प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के। जो आप कॉमोडिटी परचेज करोगे उसका प्राइस और उससे मिलने वाली यूटिलिटी की मॉनेटरी वैल्यू, ये क्या होता है मॉनेटरी वैल्यू अभी हम देखेंगे। मॉनेटरी वैल्यू मार्जिनल यूटिलिटी का मनी वैल्यू बराबर हो जाए उसके प्राइस के, तो उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अब ये ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी मनी वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है प्राइस से, मनी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो भी देखेंगे। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके यहाँ पे ये है, अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग सिंगल कमोडिटी अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन द एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी equals to price of a commodity, when mu in terms of money equal to price of the commodity, जो commodity के प्राइस के इक्वल हो जाए, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी की मॉनेटरी वैल्यू उस कमोडिटी के प्राइस के बराबर हो जाए। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। एक मिनट हम देख लेते हैं नोट्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर मैं आपको नोटबुक में लिखवाना शुरू करता हूँ इसमें। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का क्वेश्चन, मैं सारे बताऊंगा कैसे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्टली। थोड़ा सा वेट, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। अगर आपको स्क्रीन पे आए तो मुझे बता देना मैसेज करके कि हाँ सर आ गया है। मैं थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। एक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये सामने, थोड़ा सा जूम कर दें। ठीक है, एक बार माइक ऑन करके बता दो कोई बच्चा। हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये यस सर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हाँ ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा है। आप यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, ये आपका सिंगल कॉमोडिटी है। और फिर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका है इन केस ऑफ
टू कॉमोडिटी, ये एरो बने हुए हैं आपके दो, इसमें आपका एक सिंगल कॉमोडिटी और एक डबल कॉमोडिटी आपका, ठीक है। तो ये आपका एक सिंगल कॉमोडिटी है और एक आपका डबल कॉमोडिटी है, तो दो कॉमोडिटी आपका ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दे रखा है। तो सिंगल कॉमोडिटी हमें डिस्कस करना है पहले, जो अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। तो हम सिंगल कॉमोडिटी शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कॉमोडिटी में आपका पहले तो मीनिंग लिखा हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, और फिर आपकी कंडीशन लिखी हुई है, या आपकी हेडिंग लिखी हुई है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कॉमोडिटी की, पहले मीनिंग और फिर कंडीशन। या आपको दिख रहा है, देखो मीनिंग देखो, रेफर्स टू अ सिचुएशन अंडर व्हिच ही स्पेंट हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी इन सच अ वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यही मैंने बताया था आपको अभी मीनिंग में, कि जहां पे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होती है। एंड फिर आपका कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके बाद आपका कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अगर आप देखोगे तो आपका लिखा हुआ है कंज्यूमर कंज्यूमिंग अ सिंगल कॉमोडिटी अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन द एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी मनी के टर्म्स में उसके प्राइस के बराबर हो जाए। ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आपको। अभी मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में आपको लिख के दिखाऊंगा। नीचे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है खाली, ये हमें फिल करना होता है। अभी हम इसको कॉपी में लिखेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। अब इसके बाद आपकी ये दो बातें नीचे लिखी हैं, ये भी अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या है ये। फिर हम अगले पेज पे अगर देखें तो अगले पेज पे आपका इसमें, एक मिनट, अगले पेज पे आप देखोगे तो आपका यहाँ पे ये आपका टेबल बनी हुई है। ये टेबल हमें फिल करनी होगी, और टेबल के बाद आपका ये एक्सप्लेनेशन के लिए जगह है। ये एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम नोटबुक पे आते हैं अपनी। बस मैं आपको ये दिखा रहा था कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम अपनी नोटबुक पे आ जाते हैं और फिर हम इसको करना शुरू करते हैं। तो ये लो। ठीक, अब मेरी बात दो ध्यान से समझ लो आप पहले खाली, कि अभी आपने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी किसके इक्वल हो जाए, प्राइस के इक्वल हो जाए, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी किसके इक्वल हो जाए, प्राइस के इक्वल हो जाए, तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर वो मनी है क्या आखिर। जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हम बार बार कह रहे हैं, ये क्या है, क्योंकि जो आपका यूटिलिटी होता है बच्चों, वो किसमें होता है, यूटिल में होता है। जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो किसमें होता है, यूटिल में होता है। और जो प्राइस होता है वो किसमें होता है, रुपीज में होता है। तो मुझे बताओ, क्या मैं यूटिल को रुपीज के साथ कंपेयर कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है, दोनों के यूनिट अलग अलग हैं। एक चीज है यूटिल में, एक चीज है रुपीज में। तो आप रुपीज को यूटिल से कैसे कंपेयर कर लोगे? या तो आप यूटिल को रुपीज में बदलो, या रुपीज को यूटिल में बदलो। दोनों को सेम यूनिट पे लाओ और फिर कंपैरिजन करो, तो समझ आएगा कुछ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूटिल वाली वैल्यू होगी मार्जिनल यूटिलिटी की, उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे होती है वो भी समझेंगे। उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और मनी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर उसको प्राइस से कंपेयर करेंगे। जहां पे वो बराबर हो जाएगा, वही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। समझ आ गई बात? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा सिंगल कॉमोडिटी में? जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, जब वो उसके प्राइस के बराबर हो जाए। अभी इसी को हमें टेबल बना के, इक्वेशन बना के, इसको लिख के अच्छे से समझना है। अच्छा, देखो आ जाओ, अब कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो। थोड़ा सा जूम कर ले, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये वाला जो बॉक्स है हमारा, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें हमें क्या लिखना होगा? ये तो आपका मीनिंग हो गया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये कंडीशन हो गई थी। अब आप देखो आपका कंडीशन किस तरीके से बनेगा। हमने अभी मान लो कोई एक्स कॉमोडिटी एज्यूम कर लेते हैं, तो ये आपका mu ऑफ एक्स होगा। ये आपका क्या होगा, mu ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप यहां पे लिखोगे प्राइस ऑफ एक्स। लेकिन लेकिन ये लिखना सही नहीं होगा आपके लिए, ये लिखना सही नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये यूटिल में है और ये रुपीज में है। ये यूटिल में है और ये रुपीज में है, तो ये गलत हो जाएगा अगर हम कंपैरिजन करेंगे। तो हम क्या करें, इस यूटिल को रुपीज में कन्वर्ट करें। उसके लिए क्या करना होगा सर, इस यूटिल को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे mu ऑफ रुपी से डिवाइड करना होगा। हमें इसे mu ऑफ रुपी से डिवाइड करना होगा। ये mu ऑफ रुपी क्या होता है? ये आपका
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। अभी समझा रहा हूं मैं एमयू ऑफ रुपी क्या होता है। मान लो आपको ये कॉमोडिटी एक्स परचेस कर रहे थे मार्केट में, तो ये एक्स कॉमोडिटी है। मान लो कोई अवेलेबल गुड्स, अदर अवेलेबल गुड्स आपका वाई है, और वाई पे 1 रुपए खर्च करने पे आपको जितना यूटिल मिलेगा वो एमयू ऑफ रुपी होता है। जैसे ही आप इसको डिवाइड कर लोगे बच्चों, तो ये जो डिवाइड करने के बाद की वैल्यू आएगी, ये जो डिवाइड करने के बाद की वैल्यू आएगी, इसी को एमयू रुपीस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एमयू रुपीस। ये मनी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप इसको आसानी से प्राइस ऑफ एक्स से कंपेयर कर सकते हो। प्राइस ऑफ एक्स से कंपेयर कर सकते हो, बड़े ही आसानी से आप इसको प्राइस ऑफ एक्स से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहां तक मुझे कोई बच्चा बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये वाली इक्वेशन जो है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? mu x डिवाइडेड बाई px इज इक्वल टू mu ऑफ रुपी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो? मैंने क्या करा? कुछ भी तो नहीं करा। ये px इसके डिवाइड में ले आया और ये उधर मल्टीप्लाई में चला गया। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई किताबों में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो थोड़ी होना है हमें, बात तो वही है। ठीक है, यस हमें सर। सिर्फ ये समझना है कि जो रुपीज में वैल्यू है मार्जिनल यूटिलिटी की, वो प्राइस के इक्वल हो जानी चाहिए बस। और ये रुपीज में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम, अभी मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि प्राइस रुपीज में है और ये यूटिल में था। तो यूटिल को रुपीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमने इसको भी रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। और फिर अब हम कंपेयर करेंगे तो अब हमें कॉस्ट बेनिफिट आसानी से नजर आ जाएगा। मतलब जितना कॉस्ट लग रहा है उतना ही बेनिफिट मिल रहा है। तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आ जाएगा। अब देखो एमयू ऑफ रुपी क्या होता है, यहां से रीड कर लेते हैं। ये रहा आपका, यहाँ साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एमयू ऑफ अ गुड। ये देखो, एमयू ऑफ अ गुड इज मेजर्ड इन यूटिल बट प्राइस इज पेड इन रुपीज, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। एमयू ऑफ अ गुड इज कन्वर्टेड इन रुपी बाय डिवाइडिंग इट एमयू ऑफ अ रुपी। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एमयू ऑफ अ रुपी से डिवाइड करके, जैसे हमने अभी करा। MU of a rupee is defined as the extra utility when additional rupee is spent another available goods in journal। मैंने कहा x के अलावा अगर मान लो y गुड मार्केट में अवेलेबल है और y के ऊपर 1 रुपया खर्चा करने पर जितना यूटिलिटी मिलेगा वो MU ऑफ अ रुपी होगा। ये हमें अपने एग्जांपल में लेट करना पड़ेगा बच्चों। तो मैंने यहाँ पे लेट कर रखा है, लेट MU ऑफ अ रुपी टू यूटिल। मैंने यहाँ पे MU ऑफ अ रुपी को कितना मान लिया है? MU ऑफ अ रुपी को मैंने मान लिया है टू यूटिल। तो जब हम MU ऑफ रुपी को टू यूटिल मान लेंगे तो हम अपनी टेबल बनाते हैं। देखो, अब हम अपनी टेबल बनाते हैं। आप लोग कॉपी में बनाना टेबल, ज्यादा जूम कर दिया। अब ठीक है, टेबल बनाएं। ठीक है सर, टेबल बनाते हैं। देखो टेबल में आपको क्या क्या कॉलम बनाने पड़ेंगे, आप ये देखो यहाँ पे। एक तो आप यूनिट्स का कॉलम बनाओगे, बनाते जाओ मेरे साथ साथ। आप यूनिट्स का कॉलम बना लो। एक आप MU मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाली वैल्यू यूटिल में होगी। ये वाली वैल्यू जो होगी ये यूटिल में होगी, और यूटिल के बाद इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। MU रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। रुपीज में कन्वर्ट कर देने के बाद हम प्राइस लिखेंगे एक्स का, जो प्राइस होगा कॉमोडिटी का वो लिख लेंगे। प्राइस लिख लेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पे हमें कुछ प्रॉफिट लॉस पता लगेगा कि हम बेनिफिट में हैं या लॉस में हैं। तो ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के बाद एक कॉलम हम बनाएंगे डायरेक्शन ऑफ चेंज का। डायरेक्शन ऑफ चेंज, कौन सी डायरेक्शन में चेंज होगा? डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये आपका बनेगा एक डायरेक्शन ऑफ चेंज का। तो ये इतने कॉलम आप बना लो पहले। फिर इनकी वैल्यूज लिखते हैं हम अपने हिसाब से। मान लो यूनिट में हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक लो। अभी अगर आगे लेना होगा तो मैं बताऊंगा फिर। अभी 6 तक ले लो यूनिट में। और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ DMU। MU हमेशा घटता है बच्चों, MU हमेशा घटता है। तो मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने 10, 10 के बाद ले लिया मान लो 8। ठीक है, 8 के बाद आपने ले लिया मान लो 6, 6 ले लिया। ठीक है, और 6 के बाद आपने ले लिया मान लो 4, 4 के बाद एक बार आप ले लो यहाँ पे 3,
फिर ले लो आप यहाँ पे 2। अब देखो, आपने लेट करा था MU ऑफ अ रुपी को 2 यूटिल, ध्यान से समझना मेरी बात, आपने MU ऑफ अ रुपी को 2 यूटिल लेट करा था। आप चाहो तो यहाँ लिख लो ऊपर लेट MU ऑफ अ रुपी 2 यूटिल, आप लिख लो यहाँ पे लेट MU ऑफ अ रुपी, जो MU ऑफ अ रुपी है वो 2 यूटिल के बराबर है। ये लेट करना ही पड़ेगा हमें। आपकी बुक्स में हो सकता है कुछ और लेट करा हो, आप देखना अपनी बुक्स में भी टेबल बनी होगी, वहां हो सकता है कुछ और लेट करा हो। तो MU ऑफ अ रुपी आपने 2 यूटिल लेट कर लिया। अब देखो, जब आप इसको यहाँ पे प्राइस मान लो 1 रुपए, मान लो कॉमोडिटी का प्राइस है 1 रुपए, 1 यूनिट का 1 रुपए प्राइस, यहाँ 1 लिख लो। अब आप इसको पहले, क्या इसको और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के साथ कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो प्राइस है ये भी रुपीज में है, ये प्राइस रुपीज में है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यूटिल में है। तो यूटिल को रुपीज में कंपेयर नहीं करा जा सकता, इसका मतलब यूटिल को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इस 10 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 रुपए की जितनी वैल्यू आ जाएगी। फिर इस 8 को इस 2 से डिवाइड कर देना, तो ये 4 रुपए की जितनी वैल्यू आ जाएगी। फिर इस 6 को इस 2 से डिवाइड कर देना, मतलब MU ऑफ अ रुपी से डिवाइड करते जाना। ये देखो ना आपकी इक्वेशन ये रही, MUX डिवाइडेड बाय MU ऑफ अ रुपी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो MUX है आपका, जो भी कॉमोडिटी है, उसको डिवाइड करते जा रहे हैं बस। तो ये 3 रुपए की जितनी वैल्यू आ जाएगी। 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये 1 मिनट रुकना बच्चों, कुछ गलती हो गई। 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये 2 आ गया, ठीक है। एक काम करो, इसको ना 2 कर लो, इसको 2 कर लो, और 2 के बाद इसको कर लो 1, इसको कर लो 1, ठीक है। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा। और एक काम करो, एक नंबर और ले लो आगे अगर लेना है, यहाँ ले लो 7, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो सकता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब देखो, अब कंपेयर करो इनको, अब इनको कंपेयर करो। आपने अगर 1 रुपया खर्चा करा, तो 1 रुपया खर्चा करने पे आपको कितना यूटिल मिल रहा है? पहले यूटिल में देखो, आपको कितना यूटिल मिल रहा है? 10 यूटिल। 1 रुपए खर्च करने पे आपको 10 यूटिल के बराबर की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन इसकी मनी में वैल्यू कितनी है? 5 रुपए की जितनी। तो 1 रुपया खर्चा करने पे 5 रुपीज जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसका मतलब बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है। बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है, तो यहां पे प्रॉफिट होगा 4 रुपए का, ये +4 लगा लेना, ऐसे सही रहेगा, 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। फिर 1 रुपए खर्च करने पे 4 रुपए जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। फिर 1 रुपए खर्च करके 3 रुपए जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। फिर 1 रुपए खर्च करके 2 रुपए जितनी बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। और 1 रुपए खर्च करके सेटिस्फेक्शन भी 1 रुपए के बराबर मिलेगी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहाँ पे 1 रुपया खर्च करके, 1 सेकंड, ये 1 इसके सामने है, ये कुछ नहीं है, फिर 1 इसके सामने, 1 रुपए खर्च करके 50 पैसे जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो 0.50 का लॉस, ये माइनस में। और 1 रुपए खर्च करके 0 सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो 1 रुपए का लॉस, ये माइनस। ठीक है, अब ध्यान से समझना डायरेक्शन ऑफ चेंज को। जब तक आपको प्रॉफिट होगा, जब तक आपको प्रॉफिट होगा, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन, आप अपने कंजम्पशन को बढ़ाओगे क्योंकि आप फायदे में हो। आप अपने कंजम्पशन को बढ़ाओगे क्योंकि आप फायदे में हो। इसका मतलब जब मेरा MU रुपीज वाली वैल्यू ज्यादा होगी P ऑफ X से, जब मेरा MU रुपीज वाली वैल्यू ज्यादा होगी प्राइस ऑफ X से, तो हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। और जब मेरा बराबर हो जाएगा दोनों, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कब होगा? जब MU रुपीज वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी P ऑफ X के, MU रुपीज वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी P ऑफ X के, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस ऑफ X के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। और जब ये घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीज इन कंजम्पशन, यहां से लेके यहां तक कंजम्पशन घटाया जाएगा, डिक्रीज इन कंजम्पशन, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है अब, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है, तो डिक्रीज इन कंजम्पशन। ये कब होगा? जब MU रुपीज आपका लेस देन होगा प्राइस ऑफ X, मतलब कॉस्ट ज्यादा और बेनिफिट कम।
कॉस्ट ज्यादा और बेनिफिट कम, ये कॉस्ट ज्यादा, प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है और बेनिफिट कम मिल रहा है, तो लॉस में जा रहे हैं, तो डिक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन को डिक्रीज करेंगे। ये आपकी टेबल है बच्चों, इसको बना लो पूरा, और इसी की एक्सप्लेनेशन लिखनी है बस हमें। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये टेबल की जगह दिख रही है, ये टेबल यहाँ पे बना ली हमने पूरी, इसी तरीके से टेबल बना ली, यूनिट, एमयू, यूटिल में, रुपीज में, प्राइस, प्रॉफिट लॉस और डायरेक्शन ऑफ चेंज। इसके बाद ये जो जगह है यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन में अभी आपको दिखा दूंगा कौन सी लिखनी है। पहले आप ये टेबल कंप्लीट करो। हो गया, ठीक है, ये हो गया ना आप लोगों का। अब देखो मैं आपको जो बातें समझा रहा हूँ, मेरी बात आप सुन लो ध्यान से, आपको वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखनी है। देखो इधर आपको समझ आ रहा होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, ये वाली इक्वेशन आपकी होगी, ये वाली इक्वेशन आपकी होगी। देखो यहाँ समझते हैं इसको ऐसे, पहली जो सिचुएशन है आपकी वो ये वाली सिचुएशन है, एमयू जो है आपका रुपीज वाला, ये ज्यादा है पी ऑफ एक्स। मुझे बताओ जब एमयू रुपीज पी ऑफ एक्स से ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर बेनिफिट ज्यादा है, इसका मतलब है बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से। जब बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा होगा, जब आपको बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा दिखाई देगा तो आप कंजम्पशन को बढ़ाओगे या घटाओगे, बढ़ाएंगे, तो आप इंक्रीज इन कंजम्पशन, आप कंजम्पशन को बढ़ाओगे। और मुझे बताओ जब हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, जब हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो मेरा एमयू बढ़ेगा या घटेगा, एमयू घटेगा ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। ध्यान से सुनो, ये मैं एरो बना रहा हूं, एग्जाम में एरो नहीं बनाने, आपको एग्जाम में लिखना क्या है अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखो एमयू मोर देन पी ऑफ एक्स है तो बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है, बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है तो आप कंजम्पशन बढ़ाओगे, और जैसे ही आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो जाएगा, और लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से एमयू गिरने लगेगा। और जब एमयू गिरने लगेगा तो एट लास्ट, आखिरी में गिरते 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 ये बराबर पे आ जाएगा, एमयू रुपीज इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। जब तक ये बराबर पे ना आ जाए तब तक हम बढ़ाते रहेंगे। कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक ये इक्वल पे ना आ जाए। तो इक्वल पे कहां पे आएगा सर, 5वें यूनिट पे आएगा, 5 यूनिट ही हम कंज्यूम करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये इक्वल हो गया, ये हो गया ना इक्वल, ये रहा आपका 1 और 1, ये दोनों बराबर हो गए। बात समझ आ गई। आपने पहला यूनिट खरीदा, आपको बेनिफिट दिखाई दिया 4, फिर आपने दूसरा खरीदा, आपको बेनिफिट दिखाई दिया, फिर आपने तीसरा खरीदा, आपको बेनिफिट दिखाई दिया, आप बढ़ाते गए कंजम्पशन, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आपका बेनिफिट भी घटता जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग एमयू घटता जाएगा। जब एमयू घटता जाएगा तो बेनिफिट भी घटता जाएगा। ये कब तक करते रहोगे आप, जब तक कि बराबर ना हो जाए। ठीक है, कॉस्ट और बेनिफिट दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट तो आपको ये लिखना होगा एक्सप्लेनेशन में, मतलब इसको आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा। फिर आप इसी को उल्टा करके समझ लो, रिवर्स प्रोसीजर में, अगर आपका एमयू रुपीज लेस देन हो जाए पी ऑफ एक्स से, अगर आपका एमयू रुपीज लेस देन हो जाए पी ऑफ एक्स से, तो यहाँ पे बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ पे बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज्यादा है। तो जब बेनिफिट कम और कॉस्ट ज्यादा होगा तो कंज्यूमर कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन कंजम्पशन, और जब वो कंजम्पशन को घटाएगा तो एमयू बढ़ेगा, तो आपका एमयू राइजेस, एमयू बढ़ने लगेगा, एमयू राइजेस। और जब एमयू बढ़ने लगेगा एट लास्ट, एट लास्ट कब तक कंजम्पशन घटाएगा, जब तक कि ये बराबर ना हो जाए, जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। मतलब ओवरऑल मिला के यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, एमयू रुपीज इज इक्वल टू पी एक्स, बराबर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। ये सिंगल कॉमोडिटी में है। अच्छा सर इसको लिखना कैसे है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये लो, मैं भेज भी दूंगा आपको, रिटर्न हैंड रिटर्न वाले नोट्स भी दे दूंगा मैं आपको, एक दो दिन रुक जाओ, अच्छी राइटिंग में, ये मेरी राइटिंग है थोड़ी खराब है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, जो बातें हमने यहाँ लिखी ऐसे फ्लो चार्ट बना के देख लेते हैं इसको एक बार पढ़ के, और फिर डायग्राम भी देख लेते हैं। देखो इधर ये आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये इफ एमयू रुपीज, देखो वही बात लिखी हुई है, इफ एमयू रुपीज मोर देन पी एक्स देन कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, एंड ही गोज ऑन बाइंग, तो वो ज्यादा खरीदेगा, बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, क्योंकि बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है। एज ही बाय मोर,
अब जब वो ज्यादा खरीदेगा तो MU फॉल बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU। वही चीज जो मैंने एरो बना के लिखी, जब वो ज्यादा खरीदेगा तो MU घटने लगेगा, ये देखो MU फॉल होने लगेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। तो लॉ ऑफ DMU की वजह से व्हेन MU बिकम्स इक्वल टू प्राइस, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड इज इन इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो ये तो पहला वाला एरो जो मैंने बनाया था वो उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। फिर आपका MU लेस देन PX होगा, तो मैंने आपको बताया कि बेनिफिट आपका कम है, कॉस्ट आपकी ज्यादा है, तो कंजम्पशन को गिराया जाएगा। तो यहां देखो, देन ऑल्सो कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम as he will have to reduce consumption of commodity X to raise his total satisfaction till MU rupees equal to price। तो वो क्या करेगा, कंजम्पशन को घटाएगा और तब तक घटाता रहेगा जब तक कि ये बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फुल एंड फाइनल ये हुआ कि सो कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक तो हुआ MU इक्वल टू प्राइस, दोनों बराबर होना चाहिए, रुपीज वाली वैल्यू प्राइस बराबर, और हाँ ये वाली कंडीशन भी, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, ये तो होता ही है, ऑलवेज इंप्लाइड, देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑलवेज इंप्लाइड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, ये हमेशा होगा। MU घटना चाहिए बच्चों, जो टेबल में बनाया है ना उसको बढ़ा मत देना कभी। MU हमेशा घटता है क्योंकि ये आपका लॉ ऑफ DMU की वजह से होता है, ऑलवेज इंप्लाइड होगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ऑलवेज इंप्लाइड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो फाइनली ये दो कंडीशन हुई हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम भी हो सकता है आपका इस तरीके से, ये MU एंड प्राइस यहाँ ले लिया, ये क्वांटिटी यहाँ ले ली, ये MU बना दिया, नीचे की तरफ आता है हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, और ये प्राइस ले लिया हमने कांस्टेंट था 1111111। अब ये MU और ये प्राइस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ये 0 MU है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी कहते हैं, जैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है जहां पर। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पे MU और प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। MU और प्राइस दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टू कमोडिटी वाला मुझे बाद में ही पढ़ाना चाहिए अब, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाए कहीं आप लोगों को। एक बार रुको, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, है ना। ये वन कमोडिटी का पूरा हो गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इस चैप्टर में से तो इंपॉर्टेंट है ही। देखो यहाँ पे एक बार फिर से आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा ये रहा। क्या हो गया इसमें, हाँ ये पढ़ा था हमने, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी आपके स्क्रीन पे है। ये सिंगल कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया हमारा। इसके बाद ये आपके हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी, फिर आपका हमने टेबल बना लिया था अभी नोटबुक में, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा, जो आगे ये पढ़ना होगा हमें टू कमोडिटी का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। तो हम सोच रहे हैं कि इसको या तो नेक्स्ट क्लास में या शाम को क्लास रख लेंगे। ठीक है, जैसा भी होगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप सिंगल कमोडिटी वाला अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये हम देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या आ गया हमें। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे तब क्या होगा, व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा। इक्वल वाला तो पार्ट बहुत छोटा है, ये हो जाएगा 15 मिनट में खत्म नेक्स्ट क्लास में, मतलब दोनों ही खत्म हो जाएंगे एक साथ, है ना, एक क्लास में फिर दोनों ये ओवर हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा फिर पार्ट बी शुरू होगा यहाँ से, तो पार्ट बी हम बाद में देखेंगे जैसा भी होगा हमारा। ठीक है, हटाएं इसको। ये आपका ये एक्सप्लेनेशन हो गई थी। इसके बाद ये टेबल अगर किसी ने ना बनाई हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कंडीशन है आपकी, ये टेबल है, और ये शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है, जो कि फुल लेंथ की एक्सप्लेनेशन अभी पीछे हमने देखी। ठीक, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो अभी, वरना बंद करते हैं, फिर टू कमोडिटी वाला बाद में पढ़ेंगे। नहीं है कोई दिक्कत, एक बार इसको रिवाइज कर लेना यहाँ तक बस, अपने आप से लिख के पूरी एक्सप्लेनेशन दोबारा से टेबल वगैरह सब बना के, तो आ जाएगा समझ में। बंद कर दें।